गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपना पूरा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए छात्रों, आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा जीएस क्लासेस में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आज अपार हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो इस फील्ड में अभी नए हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही आज बड़ा अवसर आया है। बिहार दरोगा का बम्पर बहाली आज फिर से निकाली गई है। आप सभी तमाम छात्रों को बेसब्री से इस बहाली का इंतजार था, तो हो जाइए तैयार इस बार अपना एक सीट को सुनिश्चित करने के लिए। छात्रों, इस बार आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा मौका है, एक सीट आपको अपना कंफर्म करना है। बिहार दरोगा का फिर से बम्पर बहाली आई है, तो चलिए हम लोग आपको इस बात से आज आगाह कर रहे हैं कि बिहार दरोगा में आपका एक सीट पक्का है। और यह एक सीट कैसे पक्का होगा, आपकी मेहनत और ईमानदारी से पक्का होगा। आप एक सीट अवश्य लेंगे और इस बात को अपने दिल में यदि ठान लिए कि हमको एक सीट लेना है, तो हर हाल में आप एक सीट लेके रहेंगे। चलिए छात्रों, इसी के साथ हम लोग कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे भारतीय इतिहास के दो टॉपिकों पे। एक टॉपिक महमूद गजनवी था और दूसरा टॉपिक मोहम्मद गौरी था। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में प्रवेश कर चुके हैं और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है वह गुलाम वंश है। आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा होगा। गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290 है। अब बात रहती है कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया, कितने शासकों ने शासन किया। देखिए, आपको स्पष्ट बता दें कि गुलाम वंश में कुल 9 शासकों ने शासन किया है। याद रहना चाहिए, गुलाम वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया है, तो 9 शासकों ने शासन किया है। सारे शासकों के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, एक एक चीजों पे हम लोग बारीकी से बात करेंगे। और आपको मैं यह उम्मीद दिलाता हूं, यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं जीके जीएस की अपने प्लेटफॉर्म पे संपूर्ण तैयारी कराता हूं। अर्थात आपको सारे पेपर यहां पढ़ाए जाएंगे, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स हो, हर ए टू जेड टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। आपको कतई कहीं से प्रश्न छोड़ने का कोई भी चांस नहीं होगा। आप प्लीज एंड प्लीज एक बार हम पे विश्वास बनाइए। आपको मैं निरंतर यह सतत रूप से बता रहा हूं कि आपको मैं जीके जीएस की तैयारी के लिए बेहतर रूप से तैयार करूंगा, यह मेरा वादा है। तो चलिए, आप सभी तमाम छात्रों को मैं बता दूं कि गुलाम वंश को हम लोग बहुत विधिवत पूर्व विस्तार रूप से पढ़ेंगे, जहां से एक भी प्रश्न छूटने की कोई चांस नहीं है। छात्रों, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 है। थोड़ी सी यहाँ पे एक बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा हम लोग थक जा रहे हैं, तो इसलिए आराम से बात करेंगे। 1206 से लेकर 1290 गुलाम वंश का समय है। आपको तो यहाँ यह बात पता चल गया है। हम लोग पिछले थोड़ी सी कहानी को उलाटते हैं, पीछे की कहानी पे जाते हैं। तो क्या था, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में खोखरो जनजाति के विद्रोह दबाने के दौरान हुई थी और वह हत्या डाइमक नामक स्थान पर सिंधु नदी के किनारे हुई थी। यहाँ तक हम बात किए थे और आज हम लोग उसी से आगे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, गुलाम वंश के जो पहले शासक या संस्थापक कह सकते हैं, उनका नाम सभी छात्रों को तो पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की या उसका नींव रखा था। यहाँ तक हम लोग बात को जानते हैं। अब बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक और एक व्यक्ति है जिनका नाम बख्तियार खिलजी है। बात को ध्यान से समझिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक और एक का नाम है बख्तियार खिलजी। देखिएगा, यहाँ पे दो नाम मैंने आपके सामने लिखा है। एक नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा नाम है बख्तियार खिलजी। आप लोगों को मैं बता दूं कि यह दोनों नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और बराबर प्रश्न यहां से बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी जो व्यक्ति थे, उनका कोई वंश या औलाद नहीं था और उनके द्वारा भारत में जो जीते गए प्रदेश थे या छोटे मोटे प्रांत या रियासत कह सकते हैं, जो भी गौरी जी ने जीता था भारत में, उन रियासतों को, उन प्रांतों को अपने गुलाम सेनापतियों को प्रतिनिधि के रूप में सौंपकर और वापस अपने यहाँ गौर लौट गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि सर, गुलाम सेनापतियों को सौंपकर और वापस अपने यहाँ चल गया था गौरी, तो उसके कितने गुलाम थे, यहाँ भी यह बात आता है। तो देखिए, ऐसे तो मोहम्मद गौरी का बहुत सारे गुलाम थे,
लेकिन जो विश्वासपात्र गुलाम और ईमानदारी के बल पर गौरी का दिल को जीता था वह गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको मैं बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रारंभ में अर्थात बचपन के समय में निसापुर के काजी जिसका नाम फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी था, नाम हालांकि बड़ा है लेकिन याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे कहानी को समझिएगा। निसापुर के काजी, निसापुर के काजी, निसापुर के काजी, आप लोग थोड़ी सी स्टोरी को समझिएगा, स्टोरी बहुत ही रोचक है, इससे प्रश्न आपको बराबर बनते हैं। निसापुर के काजी जिसका नाम था फखरुद्दीन, बोर्ड पर देखिएगा, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। देखिए बहुत सारे छात्रों के मन में यह प्रश्न आता होगा कि सर बहुत बड़ा बड़ा नाम है, इसको छोड़ देते हैं, हटाइए, याद नहीं करेंगे, फलना ठेकना या। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो याद करना ही पड़ेगा। आपको इस बार एक दरोगा का सीट सुनिश्चित करना है तो उसके लिए हर कसर से गुजरना पड़ेगा। हर वो मंजिल को पाने के लिए आपके दिल में जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तभी आप किसी भी पोस्ट को पा सकते हैं। मैंने कहा कि निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी थे। भाई हाँ ठीक है, क्या थे क्या नहीं थे इस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। इस व्यक्ति ने अर्थात निसापुर के काजी ने फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी जिसका नाम था, इस व्यक्ति ने प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने दास या गुलाम के रूप में खरीदा था। अब बात आती है कि सर आप महमूद गौरी से कुतुबुद्दीन ऐबक और निसापुर के काजी तक कहाँ चल गए। हाँ, आपको मैं जड़ से लेकर और एकदम ऊपर पलई तक लेके जाऊंगा, इसलिए यहाँ पे बात को समझिएगा। निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी थे। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक जी को अपने दास या गुलाम के रूप में खरीदा था। अब बात आती है, ठीक है खरीदा था तो यह गौरी का गुलाम कैसे हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए बिल्कुल हुआ, जब इस व्यक्ति को कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने खरीदा तो बचपन में खरीदा, अर्थात जब बालक थे, छोटे थे तब खरीदा, और खरीदने के बाद उसको पाला पोसा, उसको सारी तरह से शिक्षा में पूर्ण कराया। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक बड़े हो गए तो इनमें एक बहुत अच्छा गुण था, और वह गुण क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान को, देखिएगा यहाँ पर कुरान, आपने नाम सुना होगा कुरान को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह जब बड़े हो गए तो वह बचपन से बड़े होने के क्रम में हमेशा अक्सर कुरान को बहुत ही सुरीले स्वर में पढ़ते थे, और सुरीले स्वर में पढ़ने के कारण इनको कुरान खां की भी उपाधि दिया गया है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि कुरान खां की उपाधि किसको दिया गया है, तो कुरान खां की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो इसलिए दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही कुरान को अति सुरीले स्वर में पढ़ते थे, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा गया है। ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय या हातिम ताई भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को और दो उपाधि दिया गया था, मलिक या सिपाह सलार की उपाधि, ये भी पूछा जाता है, हम लोग सारे पे बात करेंगे। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा गया क्योंकि कुरान को बहुत ही सुरीले स्वर में पढ़ते थे, और इसी लगन और प्रतिभा से प्रफुल्लित होकर मोहम्मद गौरी जी ने निसापुर के काजी अर्थात जिनका नाम फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी था, उनसे कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ कहानी समझ में आई होगी। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने गुलाम या दास के रूप में कौन खरीदा था, तो निसापुर के काजी जिसका नाम फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी है उसने खरीदा था। और फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी से किसने खरीदा, तो मोहम्मद गौरी ने खरीदा। बात क्लियर है। आपके सामने मैंने एक और नाम रखा, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब मोहम्मद गौरी अपने जीते हुए भारत में जो छोटे बड़े क्षेत्र थे उनको सौंप कर अपने गुलाम सेनापतियों को वापस चल गया, तो उसमें एक और नाम आता है कि बख्तियार खिलजी भी थे उसके गुलाम के रूप में, अर्थात गौरी के गुलाम के रूप में बख्तियार खिलजी भी थे। अब बात आती है कि बख्तियार खिलजी से क्या प्रश्न बनता है। आप जब इतिहास में दो नामों को ध्यान से समझिएगा, बख्तियार खिलजी यह वही व्यक्ति है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, अर्थात तहस नहस कर दिया था। आपको मैं बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्ता वंश के जो वंशज हैं, कुमार गुप्त या उन्हीं को गोविंद गुप्त भी बोला जाता है, उनके द्वारा किया गया था। और भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना
पाल वंश के शासक धर्मपाल जी ने किया था। दोनों प्रश्न याद रखिएगा। तो यहाँ पर बख्तियार खिलजी जो व्यक्ति थे, इन्होंने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को परास्त किया था और लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए बख्तियार खिलजी के डर से युद्ध स्थल से भाग गया था। तो इसलिए जो काम कुतुबुद्दीन ऐबक और गौरी ने नहीं कर पाया, वह काम उसके एक साधारण गुलाम बख्तियार खिलजी ने करके दिखाया और बिहार और बंगाल पर इस व्यक्ति ने अर्थात बख्तियार खिलजी ने जीत हासिल की थी और बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए मैदान से भाग खड़ा हुआ। आपको एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि लक्ष्मण सेन जो बंगाल का शासक था, उसके यहाँ एक दरबारी कवि रहते थे जिनका नाम जयदेव है। और एक और प्रश्न पूछता है कि जयदेव द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम गीत गोविंद है। तो चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारी बातों को समझे होंगे। अब आगे हम लोग कहानी को और बढ़ाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो व्यक्ति थे, इनको मोहम्मद गौरी अपने प्रतिनिधि के रूप में क्या किया कि उसको खरीदा, प्रतिनिधि के रूप में खरीदा और उसे अपना गद्दी जो है लाहौर और दिल्ली सल्तनत दोनों की गद्दी को वापस जो है फिर से साम्राज्य बसाने का आदेश दिया। अब हम थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाएं तो देखिएगा क्या होता है। हालांकि गुलाम वंश जो है लंबा शासन रहा है 1206 से 1290, इसमें कुल 9 शासकों ने शासन किया है। तो हम लोग सबसे पहले बारी बारी से 9 शासकों का शासन काल और उनका नाम देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। सबसे पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको सारे का समय और सन याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम जो रहा है वह 1206 से लेकर 1210 तक रहा है। दूसरे शासक आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, इनका लड़का है जिनका नाम आराम शाह है। इन्होंने मात्र महज 8 महीने शासन किया था। आराम शाह आपको बता दें एक अयोग्य शासक था, इलिजिबल था। इसको शासन करने का कोई ढंग नहीं पता था, सूझबूझ नहीं थी इसमें कैसे शासन को चलाया जाता है। इसलिए लाहौर के तुर्क अमीरों ने इसका विरोध किया और इसको गद्दी से उठाकर फेंक दिया। तो इसलिए आराम शाह मात्र 8 महीने शासन किया। आगे हम बात करें तो एक और चर्चित नाम आता है जिसका नाम इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने कुल 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया। अगला एक और शासक आते हैं इल्तुतमिश के बाद, जो इनके खुद पुत्र हैं इल्तुतमिश के, उसका नाम रुकुनुद्दीन फिरोज है। रुकुनुद्दीन फिरोज नाम याद रखना पड़ेगा आपको, रुकुनुद्दीन फिरोज भी एक अयोग्य ही शासक मानिए इसको, आराम शाह के जैसा। इसने भी महज 8 से 9 माह तक शासन किया, रुकुनुद्दीन फिरोज। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट शासक रजिया सुल्तान जी आती हैं। रजिया सुल्तान, यह नाम आपको बहुत बार एग्जाम में, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने दिल्ली सल्तनत की बागडोर को संभाली थी। रजिया सुल्तान थी जिनका शासन रहा है 1236 से लेकर 1240 तक। नेक्स्ट शासक जो आते हैं इनके बाद, रजिया के बाद, उनका नाम बहराम शाह है। बहराम शाह का समय रहा है 1240 से लेकर 1242 तक। उसके बाद जो शासक आते हैं बहराम शाह के बाद, उनका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह और इनका टाइम जो रहता है 1242 से लेकर 1246 तक। और इसके बाद नेक्स्ट जो शासक 8 नंबर के शासक आते हैं उनका नाम है नासिरुद्दीन महमूद और इनका जो समय रहता है वह 1246 से लेकर 1265 तक रहता है। और नेक्स्ट शासक जो लास्ट और अंतिम शासक रहते हैं उनका नाम है गयासुद्दीन बलबन। उनका नाम क्या है? तो गयासुद्दीन बलबन, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, गयासुद्दीन बलबन 1265 से लेकर 87 तक। तो चलिए छात्रों, हम लोग अभी बात किए गुलाम वंश के कुल 9 शासकों पे जिन्होंने अपना शासन अलग अलग तरीके से किया है। सबका शासन काल भी याद रखना पड़ेगा। अब हम थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाएं तो आपको हम बारी बारी से सारे शासकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिनका समय रहता है 1206 से लेकर 1210, अर्थात इन्होंने महज 4 साल तक शासन किया। अब बात आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो कितना प्रश्न बनता है और कौन कौन सा प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हम बात करेंगे कि गुलाम वंश के संस्थापक अर्थात जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की वह व्यक्ति कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। थोड़ा सा बात को समझिएगा, इन सारे चीजों को आप या तो पॉज करके वीडियो देख सकते हैं या आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सीधा कुतुबुद्दीन ऐबक पर। देखिएगा, हम लोग बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक पर, उनसे क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बनता है, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। हमने कहा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। यह प्रश्न एक नंबर, हम लोग वन लाइनर पे बात कर रहे हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय कब से कब रहा, तो 1206 से लगाकर 1210 तक। और हम बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी। तो उपाधि में तो आपको सबसे फेमस उपाधि हमेशा याद रहता ही होगा, एक उपाधि है लाख बख्श। पहला उपाधि तो आपको याद ही रहता है, लाख बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला। आगे हम देखें इसके साथ और कौन कौन सी उपाधि थी, तो एक और उपाधि है इनका हातिम द्वितीय बोला जाता है। इनको एक और नाम से जाना जाता है, हातिम द्वितीय, हातिम ताई भी कह सकते हैं। एक और उपाधि पे हम बात करें हातिम द्वितीय हातिम ताई के साथ, तो अभी हम लोग चर्चा किए थे, इनको कुरान खां भी कहा जाता है, इनको कुरान खां भी कहा जाता है। और हम बात करें तो मल्लिक की उपाधि भी दिया गया था, इनको मल्लिक की उपाधि भी दिया गया था। इसके साथ हम बात करें तो सीप सलाहार, सीप सलाहार, सलाहार, सीप सलाहार की उपाधि दिया गया था। तो आपसे एग्जाम में हमेशा प्रश्न यहां से बनता है कि उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, तो लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, हातिम द्वितीय या हातिम ताई भी इन्हीं को कहा जाता है, कुरान खां इन्हीं को कहा जाता है क्योंकि कुरान को खूब सुरीले स्वर में पढ़ने के कारण इनको कुरान खां कहा जाता है। और इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर मोहम्मद गौरी ने निशापुर के काजी से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। मल्लिक की उपाधि इन्हीं को दिया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। सिप सलाहार की उपाधि भी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया। और हम आगे चर्चा को बढ़ाएं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा प्रश्न एक पूछा हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन किन चीजों का निर्माण कराया है। बात को समझिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कौन कौन सी चीजों का निर्माण कराया गया है। तो आपको तो पता ही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का नींव डाला गया था, कुतुब मीनार का नींव डाला गया, कुतुब मीनार का नींव डाला गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुब मीनार का नींव डाला गया। कहाँ है भैया कुतुब मीनार, तो दिल्ली में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो महरौली स्तंभ लेख है उसी के नजदीक में कुतुब मीनार पड़ता है। कभी दिल्ली जाइएगा तो बहुत अच्छा है, जाके यहाँ पे विजिट कीजिएगा, देखने लायक जगह है। कुतुब मीनार का नींव किसने डाला, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुब मीनार को बनवाने में बहुत सारे शासकों का श्रेय है। आपको बता दें कि केवल नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला, लेकिन उसका दूसरा तीसरा मंजिल जो है, चौथा मंजिल, वह इल्तुतमिश ने बनवाया। और कुतुब मीनार का पांचवा जो मंजिल है वह FST ने बनवाया, अर्थात कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। आगे हम बात करें तो कुतुब मीनार का नींव तो डलवाया ही डलवाया, इसके साथ दिल्ली में एक और इसने काम किया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। देखिएगा छात्रों, यह भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक का है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो यह दिल्ली में है। कहाँ है, तो यह दिल्ली में है। यहाँ एक बहुत ही रोचक प्रश्न बनता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में तुर्कों द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में तुर्कों द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद थी। और यह जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया गया है, यह 27वां जैन विष्णु मंदिर को तोड़कर बनवाया गया है। तो आपको 3 प्रश्न यहाँ से याद रखने हैं। सबसे पहले कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और यह भारत में तुर्कों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद भी थी। और इसके साथ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसको तोड़कर बनवाया गया, तो 27वां जैन विष्णु मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया गया। आगे हम बात करें इसके साथ साथ
तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपको तो बहुत याद ही रहता होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है भैया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। यहाँ से याद रखने की जरूरत है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। आपको थोड़ा सा यहाँ से 1-2 प्रश्न और जान लेना चाहिए। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। अजमेर के जो संस्थापक हैं वह अजय पाल जी हैं। अजमेर के फाउंडर कौन है? तो अजय पाल हैं। और राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। 3 प्रश्न याद रखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पड़ता है? तो अजमेर में है। किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। उसके बाद प्रश्न पूछता है कि अजमेर की स्थापना कौन किए थे? तो अजय पाल जी किए थे। अजमेर की स्थापना कौन किए थे? अजय पाल किए थे। और एक और प्रश्न पूछता है कि राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? तो अजमेर को कहा जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली की स्थापना कौन किए थे? तो तोमर वंश के एक शासक थे जिनका नाम अनंत पाल था। तोमर वंश के शासक कौन थे? अनंत पाल। उन्होंने दिल्ली की स्थापना किया था। आगे हम बात करें, कुतुब मीनार की नींव को केवल डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसका दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाया और उसका 5वां मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। और यहाँ से एक और बात याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में एक और प्रश्न पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे और उन विद्वान का नाम यहाँ से आपको याद रखने की जरूरत है। कौन कौन सा नाम था? तो एक नाम था, याद रखिएगा, हसन निजामी। हसन निजामी यह कहाँ रहते थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे हसन निजामी। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है फक्र ए मुदबीर। फक्र ए मुदबीर। फक्र ए मुदबीर। फक्र ए मुदबीर। यह दोनों जो विद्वान थे वह किसके यहाँ रहते थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे हसन निजामी और एक थे फक्र ए मुदबीर। हसन निजामी के द्वारा एक रचित बहुत ही अच्छा पुस्तक है जिसका नाम है ताज उल नासिर। ताज उल नासिर। ताज उल नासिर हसन निजामी जी के द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है ताज उल नासिर। और फक्र ए मुदबीर के द्वारा रचित पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। तो यह दोनों प्रश्न आपको याद रखने की जरूरत है। दरबारी विद्वानों में 2 विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ रहते थे। एक हसन निजामी, उनका पुस्तक है ताज उल नासिर, और एक थे फक्र ए मुदबीर, उनका पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। तो यहाँ पे हम बात करें कि छात्रों कुतुबुद्दीन ऐबक से जो जो प्रश्न बना उन सारे प्रश्नों पे हम लोग चर्चा किए। आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान अर्थात पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में घोड़ा से गिरकर हो गई थी। और इनके मृत्यु के जस्ट उपरांत अर्थात बाद में इनका लड़का जो एक अयोग्य शासक था जिसका नाम आराम शाह था, उसने गद्दी को धारण किया, लेकिन वह शासन चला नहीं पाया। उसको शासन चलाने की सूझबूझ नहीं थी, वह अभी नादान था, बच्चा था। इसलिए वहां लाहौर के गैर तुर्कों ने इनका जो है विरोध किया और इनको गद्दी से हटाने की मांग की। और वहां पे इल्तुतमिश जो है आराम शाह की हत्या करके और लाहौर के गद्दी को संभालते हैं। हम बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वह लाहौर में थी और इनके मृत्यु जब हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक जब डेथ कर गए, इनको लाहौर में ही दफनाया गया। तो चलिए, यह तो एक ओवरव्यू था छोटा सा। हालांकि गुलाम वंश को हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आपसे वादा है कि किसी भी प्रश्न में एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटे, किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊं, या नहीं केवल इतिहास के ही टॉपिक पर बात करूं, मैं कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा उसको आपसे उम्मीद करता हूं कि पूरे डिटेल्स में। हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि आपको इतना चीज यहाँ से दे दिया जाए कि आप भी क्या सोचिए कि हाँ वाकई में किसी यूट्यूब चैनल पे और किसी टीचर से पढ़े हैं। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं। शुभ रात्रि। फिर कल मिलते हैं अगले एपिसोड गुलाम वंश को आगे बढ़ाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।